Hi student, welcome once again in Akare Commerce Academy. So, जहां तक बात आती है आज के सेशन की और आज के लेक्चर की, तो आज का ये लेक्चर आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है। जैसे कि आपको पता है, मे बी अगर आपको नहीं पता तो पता चल जाएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपके सामने बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारे मतलब बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स टेक्निकल हैं, कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं, कुछ न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान से समझिएगा। आज जो मैं चैप्टर आपको कवर करवाऊंगा, आपको समझाने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा, वो चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान रख लीजिएगा, ये जो चैप्टर मैं आज कवर करूंगा, ये चैप्टर आगे आने वाले बहुत सारे चैप्टर का एक बेस बनेगा। ठीक है, क्योंकि इसी चैप्टर के कंसेंसस पे, इसी चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स पे आगे के वेरियस कॉन्सेप्ट्स होंगे जो कि आपको समझने में काफी ज्यादा आसानी होगी। जनरली आमतौर पे जो शुरुआत होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, वो 12th के सिलेबस, 11th के सिलेबस, जो भी अपने अपने बोर्ड्स के रेफरेंस में आप देखिएगा, वो पीपीसी से शुरुआत होती है। लोग शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक्स क्या है, ये क्या है, वो क्या है। मैं वो नहीं करने वाला, मैं प्रॉपर्ली लॉ पे आने वाला हूं। मैं प्रॉपर्ली एक चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है थियरी ऑफ डिमांड, वो समझाने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये समझ में आ जाता है, व्हिच मींस आपके लिए इकोनॉमिक्स काफी इजी है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में फर्स्ट चैप्टर की, जिस चैप्टर का नाम है थियरी ऑफ डिमांड। चलो भाई शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टर्म थियरी। थियरी क्या है? कोई भी कॉन्सेप्ट्स के कलेक्शंस हो जाते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जब एक साथ आते हैं, मल्टीपल वेरिएंट्स में जब एक साथ आते हैं, तो उनको समेशन फॉर्मेट में कहा जाता है थियरी। ठीक है, अब आपके सामने दूसरा वर्ड है डिमांड। ये जरा ध्यान से समझिएगा। जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो आप ये मत समझिए मैं कोई रॉकेट साइंस पढ़ रहा हूं। आप ये एकदम मत समझिए कि मैं अगर इकोनॉमिक्स पढ़ने आया हूं तो मैं बहुत ब्रिलियंट होना होगा, मुझे बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन की जरूरत होगी। ऐसा कुछ खास नहीं है। आप बस अपने आसपास नजर घुमाइए, आप जो अपनी लैंग्वेजेस यूज करते हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ऑब्जर्वेशन पावर थोड़ी सी बढ़ाइए, देखिए इकोनॉमिक्स आपको बहुत मजे में समझ में आएगा। जब हम डिमांड टर्म की बात करते हैं तो मुझे पक्का यकीन है कि जो डिमांड टर्म है ये हमारे जिंदगी में पहली बार नहीं आया है। ऐसा नहीं कि हम इकोनॉमिक्स पहली बार अगर पढ़ रहे हैं या फिर ऑलरेडी पढ़े हुए फिर से अगर हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो डिमांड मेरे सामने एक नया वर्ड है, टेक्निकल वर्ड है। नहीं, डिमांड वर्ड का यूज हम अपने लाइफ में बहुत बार करते हैं। कहते हैं ना, बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि हाँ जी इसका बच्चा बहुत डिमांडिंग है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये डिमांडिंग है, वो डिमांडिंग है, मतलब मांगते रहता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। एग्जैक्टली यार, डिमांड भी एक नॉर्मल सेंस में वही है, लेकिन सवाल है कि क्या एग्जैक्टली वही है या फिर उसके अलावा भी और कुछ है। तो अगर मान लेते हैं, एक नॉर्मल सी बात समझिए, अगर मान लेते हैं मुझे किसी भी चीज की जरूरत है, लाइक मुझे स्मार्टफोन की जरूरत है, ठीक है, सो स्मार्टफोन मेरी नीड है। मैं कौन सा स्मार्टफोन खरीदूं? सैमसंग खरीदूं, रियलमी खरीदूं, वन प्लस खरीदूं, ओप्पो खरीदूं, वीवो खरीदूं, या फिर एप्पल आईफोन खरीदूं, कुछ भी खरीदूं, मैं जाऊंगा खरीदने के लिए, विच मीन्स मैं स्मार्टफोन का डिमांड करूंगा। यही कॉन्सेप्ट आपके लिए डिमांड के रेफरेंस में अप्लाई की जाएगी। लेकिन टेक्निकली अब थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। एक्चुअली डिमांड क्या है? डिमांड का एक डेफिनेशन है, ठीक है। उस डेफिनेशन को मैंने मल्टीपल पॉइंट्स में बाइफरकेट कर दिया, डिवाइड कर दिया है, और नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं? 8। आप ये मत समझिएगा ये 8 पॉइंट सिंपली 8 पॉइंट्स है, ना ना, ये 8 पॉइंट्स 8 क्वेश्चंस के 8 आंसर्स बनेंगे। और मैंने बनाया इसलिए है ताकि आपको इसकी हर एक बारीकी समझाई जाए, क्योंकि डिमांड के डेफिनेशन में इसके हर एक वर्ड की अपनी वैल्यू है। तो चलिए बात करते हैं फॉर्मली डिमांड किस तरीके से डिफाइन किया जाए। चलो, सबसे पहला सवाल, सर डिमांड है क्या? तो बच्चा डिमांड अमाउंट है। डिमांड क्या है? एक अमाउंट है। फिर आप पूछोगे सर किस चीज का ये अमाउंट है? तो मैं कहूंगा कि डिमांड अमाउंट है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब सर वो गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रॉपर्ली मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसको जाके मैं परचेस करूंगा और कंज्यूम कर लूंगा। मतलब कंज्यूमर गुड्स की बात हो जाएगी। एक ऐसा गुड जो कि प्रॉपर्ली मार्केट में अवेलेबल है, जहां से मुझे जाके खरीदना है और कंज्यूम करना है। क्लियर क्या? तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, डिमांड है क्या? तो डिमांड अमाउंट है। सर किस चीज का डिमांड अमाउंट है? तो यहां पे डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज का अमाउंट कंसिडर किया जाएगा। तीसरा सवाल, सर डिमांड कौन करेगा?
बच्चा डिमांड करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं और उन लोगों का नाम है कंज्यूमर। क्या नाम है उनका? कंज्यूमर। तो इसलिए तीसरे सवाल का जवाब डिमांड कौन करेगा? तो डिमांड कंज्यूमर करेगा। अब सवाल यहां पे ये हो जाता है कि सर कंज्यूमर कब डिमांड करेगा? तो बच्चा कंज्यूमर तब डिमांड करेगा जब कंज्यूमर की विलिंगनेस होगी, जब उसकी इच्छा होगी कि हाँ जी मुझे ये चीज चाहिए। क्योंकि अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप डिमांड क्यों ही करोगे? जब आपकी जरूरत होती है, बहुत सारे लोगों की जरूरतें होती हैं, सिंपल सोच लीजिए, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि उनकी बहुत सारी जरूरत है, लेकिन वो पैसा बचाने के चक्कर में एकदम तिजोरी भरा हुआ पैसा है, लेकिन वो पैसा निकालते नहीं है, पसीना लगते रहेगा, मरते रहेंगे, लेकिन वो एसी नहीं खरीदेंगे। तो यहाँ पे माइजेस लोगों की बात नहीं होगी, यहाँ पे कंजूस लोगों की बात नहीं होगी, यहाँ पे उन लोगों की बात होगी जिनकी जरूरत है और जो डिमांड करना चाहते हैं, विच मीन्स जो खरीदना चाहते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि क्या सर इस चाहत से चीजें कंप्लीट हो जाएंगी? क्या विलिंगनेस डिमांड के लिए इनफ है? क्या नहीं बच्चा, विलिंगनेस डिमांड के लिए कतई इनफ नहीं है। क्योंकि अगर मुझे ख्वाब है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो मुझे अपनी पॉकेट में भी देखना पड़ेगा कि क्या मेरी पॉकेट मेरे उस चाहत का साथ देगी या नहीं देगी, विच मीन्स मेरी कैपेसिटी है या नहीं है, मेरी एबिलिटी है या एबिलिटी नहीं है। सपोज दैट भाई मुझे कार खरीदना है, ठीक है, मेरे को ऑडी खरीदना है, बट मैटर इज दैट ऑडी के लिए मेरे पास पैसे है कि नहीं है, ये भी तो मेरे को देखना पड़ेगा। व्हिच मींस एक कंज्यूमर की इच्छा होने के साथ साथ उसके पास उस सामान को खरीदने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए, व्हिच मींस परचेजिंग पावर भी होना चाहिए। अगर परचेजिंग पावर नहीं है, बस इच्छा है, तो भाई वो इच्छा ख्याली पुलाव तक ही है, वो डिमांड इफेक्टिव नहीं होगा या फिर वो डिमांड भी कंसिडर किया नहीं जाएगा। इस बात को आप ध्यान से समझेंगे। इसीलिए अगर मैं आपको यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूं, तो जब ये विलिंगनेस एबिलिटी के साथ मिलता है तभी जाके डिमांड इफेक्टिव बनता है, अदरवाइज डिमांड इफेक्टिव नहीं होता। और इसका इक्वेशन भी बनता है दैट विलिंगनेस टू परचेज प्लस एबिलिटी टू पे इज इक्वल टू इफेक्टिव डिमांड। तो इसलिए उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि ये दो वर्ड कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिमांड की एक्चुअल सेंस को डिफाइन करने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, लेकिन पहले के सवाल को थोड़ा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। डिमांड क्या है? तो अमाउंट है किस चीज का? तो गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड कौन करेगा? कंज्यूमर करेगा। कब करेगा? जब विलिंग होगा। और कैसे करेगा? जब उसके पास एबिलिटी होगी, परचेजिंग पावर होगी या पैसा होगा। ठीक है सर, एक कंज्यूमर है, उसको डिमांड भी करना है, मतलब उसको गाड़ी खरीदनी है, ठीक है, मन भी है, उसके पॉकेट में पैसा भी है, तो क्या करेगा? बच्चा एक एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। उस एक्टिविटी का नाम क्या है? खरीदारी, जिसको हम कह सकते हैं परचेज। क्या कह सकते हैं? परचेज। तो जब एक कंज्यूमर विलिंग होगा और एबल होगा तो मार्केट में जाएगा। क्या करने के लिए? तो मार्केट में जाएगा वो परचेज करने के लिए। ठीक है, अब मार्केट में जाएगा, शॉपकीपर के पास पहुंचेगा और पूछेगा सबसे पहला सवाल, भैया जी सामान है क्या? अब भैया जी कहेंगे हाँ भैया जी सामान है। तो पहले भैया जी फिर पूछेंगे कितने का है, व्हिच मींस प्राइस। तो कहीं ना कहीं प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी डिमांड की इफेक्टिवनेस के लिए। लेकिन यहां पे प्राइस एक नहीं, डिफरेंट प्राइस है। ये डिफरेंट प्राइस क्यों है सर? मैं आपसे पूछता हूं इस सवाल के जवाब में, एक दूसरा सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आप समझिए, अपने जहन में बताइएगा कि क्या एक सामान की पूरे मार्केट में एक ही कीमत होती है क्या? नहीं सर, एक कीमत तो नहीं होती, व्हिच मींस अलग अलग शॉप्स पे उसी सामान की अलग अलग कीमत भी हो सकती है। होती है नहीं मैं कह रहा, हो सकती है। इसीलिए यहां पे मैंने क्या लिखा? डिफरेंट प्राइस लिखा। उसके बाद आखिरी सवाल बनता है कि क्या जब वक्त बदलता है तो क्या मेरा डिमांड भी बदलता है क्या? अरे क्यों नहीं बदलता? अब दिवाली आने वाली है, जहां पे हमारे यहां मंथली 5 केजी शुगर आता है। अब दिवाली के टाइम पे कितना आएगा? 7 केजी आ सकता है, 8 केजी आ सकता है। क्यों? स्वीट्स बनने हैं ना। तो इसीलिए जब टाइम बदलता है तो हमारी रिक्वायरमेंट बदलती है और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारी डिमांड भी बदलती है। इसीलिए कहा जाता है कि डिमांड टाइम डायमेंशनल होता है। ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम डिमांड में होता जरूर है। तो चलिए अब हम इसको फिर से एक साथ देख लेते हैं। डिमांड है क्या? तो अमाउंट है किस चीज का? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का। डिमांड कौन करेगा? कंज्यूमर करेगा। कब करेगा? जब विलिंग होगा। कैसे करेगा? जब वो एबल होगा।
तो क्या करेगा, परचेज किस चीज पे, एट डिफरेंट प्राइस। और क्या डिमांड टाइम डायमेंशन होता है, तो यस डिमांड टाइम डायमेंशन होता है। लेकिन सर आपने हमें ऐसे बता दिया, हम एग्जाम में ऐसे लिखेंगे क्या? नहीं नहीं, हम एग्जाम में ऐसे नहीं लिखेंगे, ये तो टीचर मार्क्स पे कुछ नहीं देगा। तो कैसे लिखेंगे, हम इसको एक सेंटेंस में बनाएंगे, ठीक है, इसको सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। सवाल ऐसा सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए मैं कुछ कुछ चीजें जोड़ूंगा और ये अपने आप पूरे पूरे सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। डिमांड रेफर्स टू, तो आप जोड़िएगा ही, ठीक है। तो डिमांड रेफर्स टू अमाउंट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज that consumer are willing and able to purchase at different price during period of time। सिंपल। तो अब यहां पे आप डिमांड को फॉर्मली डिफाइन कर सकते हैं, that demand refers to amount of final goods and services that consumer are willing and able to purchase at different price during a period of time। So this is the complete definition of demand। तो उम्मीद है मैं आपको डिमांड समझाने में कामयाब जरूर हुआ होऊंगा। और मैं आपको फिर से फॉर्मूला डिफाइन कर दे रहा, दैट डिमांड रेफर्स टू अमाउंट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट डिफरेंट प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। दैट्स इट, दिस इज द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ डिमांड। अब आप इसको रियल लाइफ में एक्सप्लेन कीजिएगा, देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। यहाँ पे पहला टॉपिक हो जाता है ओवर। हम डिमांड को डिफाइन कर चुके हैं, अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं, और जो दूसरा टॉपिक है हमारा वो है डिमांड फंक्शन। ठीक है, सवाल है ये डिमांड फंक्शन क्या होता है। सुनिए जरा, दो अलग अलग वर्ड्स हैं। मैंने आपको डिमांड बता रखा है, मैं आपको पहले फंक्शन बताता हूं। व्हाट डू यू मीन फंक्शन? बच्चे जो फंक्शन है ना, ये मैथ से उठ के आया है। कहां से? मैथमेटिक्स से उठ के आया है। मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है रिलेशन फंक्शन, मैं वहां का एक बेसिक सेंस यहां पे यूज करने की कोशिश करूंगा कि उस सेंस का यहां पे यूज होता है। सवाल है सर फंक्शन क्या है? देखो, जब कोई भी दो वेरिएबल्स होते हैं, क्या होते हैं जब दो वेरिएबल्स होते हैं ना डेटा, जिसमें एक होता है कांस्टेंट, एक होता है वेरिएबल। तो मैं दो वेरिएबल की बात कर रहा। जब किसी दो वेरिएबल में कोई रिलेशन है और वो रिलेशन एक स्पेसिफिक रूल से डिफाइन किया जा सकता है, तो उन दोनों के बीच का जो रिश्ता होता है, उस रिश्ते को कहा जाता है फंक्शन। क्या कहा जाता है? फंक्शन कंसिडर किया जाता है। तो इसीलिए जब हम डिमांड फंक्शन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? जब हम डिमांड फंक्शन की बात करेंगे तो हम पहले फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे कि दो वेरिएबल होंगे, उन दो वेरिएबल के बीच में एक प्रॉपर रिलेशन होगा, उस रिलेशन को एक प्रॉपर रूल से डिफाइन किया जाएगा, उसे ही क्या कहा जाता है? फंक्शन कहा जाता है। अब सवाल यहां पे ये है कि डिमांड फंक्शन क्या है। जैसे कि मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा था, फंक्शन तो बता दिया मैंने, डिमांड बता दिया मैंने। अब जरा ये समझिए डिमांड फंक्शन क्या होता है। देखो भैया, होता कुछ नहीं है, ये शो करता है। क्या करता है? शो करता है। मैं यूं ही बोल रहा हूं, बट ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ होता है ये, बट डिमांड फंक्शन एक्चुअली शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। तो सर क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या शो करता है? बच्चा ये शो करता है फंक्शनल रिलेशन। क्या शो करता है ये? फंक्शनल रिलेशन। ठीक है सर, शो करता है फंक्शनल रिलेशन। बच्चा रिलेशन टर्म आया, और जब हम रिलेशन टर्म की बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं याद रख लीजिएगा, कम से कम दो चीजों की बात करेंगे, क्योंकि जब रिलेशन की बात होगी तो बिटवीन की बात होगी, और दो चीजों के बीच में तो रिश्ता होगा ना, और एक चीज के बीच में तो रिश्ता होता नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए डिमांड फंक्शन शोज फंक्शनल रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। मतलब डिमांड और डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड के बीच का रिश्ता दिखाने वाले को डिमांड फंक्शन कहा जाता है। सिंपल सी बात। लेकिन सर एक टर्म आ गया नीचे, वो टर्म क्या है? तो बच्चा वो टर्म है डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो सर डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या है? वो क्या आपने डिमांड बताया, फंक्शन बताया, डिमांड फंक्शन बता ही रहे हो, रिलेशन पता है, बिटवीन पता है, फिर डिमांड आया वो भी पता है, लेकिन डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या है? बच्चा डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब जरा सुनिएगा।
आप जब कोई फोन खरीदते हो तो आप कौन सा फोन खरीदोगे, आपका ये जो परचेज डिसीजन होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे बेस्ड होता है ना। आप सबसे पहले देखते हो आपका बजट कितना है, प्राइस रेंज, पॉकेट देखोगे, हाँ जी मैं लूंगा, कितना का लूंगा, कितना का नहीं लूंगा, ठीक है। उसके बाद आप अपनी नीड देखते हो कि मुझे किस चीज के लिए फोन चाहिए, ऑफिशियल पर्पस के लिए या कैमरा के लिए या किस चीज के लिए। उसके बाद आप फोन की स्पेसिफिकेशन देखते हो, उसके बाद फोन की जो भी अपनी अपनी फीचर्स होती हैं वो देखते हो, ये देखते हो कि फोन खराब हो गया तो कहां उसको लेके जाऊंगा। मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उन सभी फैक्टर्स को आप कैरी फॉरवर्ड करते हो, कंपेयर करते हो और जो आपको बेस्ट लगता है फिर आप वो फोन का डिमांड करते हो, विच मींस आप वो फोन खरीदते हो। एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट यहां पे भी अप्लाई होगा, विच मींस डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड रेफर्स टू ऑल दोज फैक्टर्स which affect the demand or which affect the decision of consumer whether it's directly or indirectly। मतलब अगर कोई कंज्यूमर डिमांड करने जा रहा है किसी भी कमोडिटी का तो कितना डिमांड करेगा, ज्यादा करेगा, कम करेगा, करेगा भी कि नहीं करेगा, उसके जितने भी डिसीजन होते हैं उसको अफेक्ट करने वाले जितने भी फैक्टर्स होते हैं उन सभी फैक्टर्स को क्या कहा जाता है, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो अगर आपसे कोई फॉर्मली पूछे कि बताओ भाई डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होता है तो आप क्या कहोगे, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड इंक्लूड ऑल दोस फैक्टर व्हिच अफेक्ट द डिमांड विद डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सिंपल, क्लियर क्या? तो उम्मीद है आपको डिमांड फंक्शन और आपको डिमांड मैं समझा पाया होगा। और अब हम यहां पे आगे बात करेंगे कि भाई डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होता है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो मेरे डिमांड को अफेक्ट करते हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो मेरे डिमांड को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। क्लियर क्या? हम उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर क्या? यहां पे मैंने नीचे आपके सामने एक इक्वेशन लगा रखा है, ये इक्वेशन जरा समझ लीजिएगा। dx represents demand of commodity x, ठीक है, and f represents functional relation, क्योंकि f एक तरीके से सिंबल है जो कि इस फंक्शनल रिलेशन या फिर इस फंक्शन टर्म को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। और ब्रैकेट में ये जितनी भी चीजें हैं, जैसे यहां पे PR है, सॉरी यहां पे PR नहीं हो, सिंपली P होगा, ठीक है। P है, ये रिप्रेजेंट करता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, PR रिप्रेजेंट करता है प्राइस ऑफ ट्रेडेड कमोडिटी, T है टेस्ट प्रेफरेंसेस, ये पॉपुलेशन, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इनकम। इन्हीं सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बड़ा सेगमेंट है इसका, तो इसीलिए आप अब मुझे ज्वाइन कीजिए नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, जहां पे हम बात करेंगे डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। तब तक के लिए थैंक यू एंड रिवाइज योर कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।